आजकल इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत वायरल हो रही है। उनका कहना है कि रात को अगर हम 2 पैक पीते हैं उससे हमारा शुक्र मजबूत होता है। अगर आप शुक्र मजबूत करने के लिए शराब पी रहे हो ये सोच करके कि शुक्र मजबूत हो जाएगा, तो आप ध्यान में ये भी रखिए कि शराब पीने से आपका मंगल और राहु भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये ज्योतिष के आधार पर सही है या गलत? जो पुराने अपने यूज किए हुए कपड़े हैं जी, एक्चुअल में उनका विधान ये नहीं है कि किसी गरीब को बांट दें, क्योंकि उससे क्या है, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। जितना हो सके कोशिश कीजिए चलते पानी में बहा देना। शादी से पहले कुंडली मिलान जरूरी है, और अगर कुंडली दोनों की मैच नहीं हो रही है तो वो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उसके लिए आजकल क्या चल रहा है, मैरिज मैच में एक सिस्टम चल रहा है, खाली कंप्यूटर में डालते हैं दोनों के डेट ऑफ बर्थ और कंप्यूटर उनको कैलकुलेट करके रिजल्ट बता देता है कि आपके गुण इतने मिलते हैं। लोग बोलते हैं कि जो हमारा घर का मेन गेट का जो दरवाजा होता है वो साउथ दिशा में नहीं खुलना चाहिए, तो क्या ये सच है? जो अपने घर का जो दरवाजा होता है जिस दिशा में होता है उसका इतना प्रभाव नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि अपने घर के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाकी के जो कमरे, मंदिर, टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम जो बना हुआ है, स्टडी रूम जो बना हुआ है, लिविंग एरिया जो है, डाइनिंग एरिया जो है, वो कैसे कैसे बना रखा है हमने जी, वो उस पे डिपेंड करता है। अगर किसी का बिजनेस चल नहीं रहा है, ठप हो रहा है, आमदनी इतनी नहीं हो रही है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जितनी वो लोग मेहनत कर रहे हैं बिजनेस में उतना उतना उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ में किस ग्रह का दोष होता है और उसके क्या उपाय है, ऐसी कौन सी पूजा करनी चाहिए जिससे ये चीज़ हो जाए सही? हम सबसे पहले अपने ग्रहों की पोजीशन देखें कुंडली के अंदर जी, ठीक है, कि कौन सा ग्रह है हमारे कर्म भाव का मालिक है। जो कुंडली के अंदर 10वां भाव जो होता है 10th हाउस, वो होता है अपना कर्म क्षेत्र। तो उसमें कौन सा ग्रह है या फिर उसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, और उसके साथ में देखना पड़ता है पंचम भाव कि 5th हाउस में कौन सा ग्रह, पाप ग्रह की दृष्टि है या कौन सा उसका जो मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है। उस चीज़ पे डिपेंड करता है उपाय, पहली बात तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्टर संजीव शर्मा शो में। तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं एनआर एस्ट्रो से देविंदर जी। तो देविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शास्त्री जी, आपका ज्योतिष और इस कार्य क्षेत्र में कैसे जुड़ाव हुआ और कब हुआ? देखिए, बचपन से ही मुझे संस्कृत अच्छी लगती थी जी, और संस्कृत में ठीक था मैं, मतलब जो 10th तक जो पढ़ाई की थी जी, तो 10वीं में अच्छे नंबर आए थे मेरे संस्कृत में जी। उसके बाद में मेरे पापा की इच्छा थी कि इसको शास्त्री की डिग्री करवाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में मुझे धीरे धीरे हमारे शास्त्री में ज्योतिष लगती थी साथ में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में। तो तीनों साल ज्योतिष लगती थी, और जो 11th 12th होती है जी, उसमें भी कुछ पूजा पाठ का पोर्शन था, कुछ एस्ट्रोलॉजी का भी था, थोड़ा बहुत वास्तु का, और जो पंचांग जो देखते हैं जी उसका भी सिलेबस था उसमें। आपने शिक्षा कहाँ से ली और आपके गुरु कौन हैं? हमारे जो गुरुजी हैं वो आचार्य डॉक्टर द्रोण प्रसाद कोइराला, जो नेपाल से हैं जी। तो मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ खुद को, क्योंकि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था उसमें जी, उससे 1-2 साल पहले ही वो वहाँ पे आए थे। अच्छा। और जैसे ही मेरी वहाँ से डिग्री पूरी हुई उसके 1-1.5 साल बाद वो वहाँ से चले गए थे। अच्छा। क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी जी, प्राचार्य थे वो दूसरे कॉलेज में। तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है, और ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार हैं। और सिरसा के अंदर कॉलेज है मेरा, श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो वहाँ से मैंने 5 साल शास्त्री का कोर्स किया था। उसके बाद में एमए किया ज्योतिष से, और अभी मेरा पीएचडी चल रहा है एस्ट्रोलॉजी से। अच्छा, आपकी किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्टीज है ज्योतिष के अंदर? क्या-क्या विद्याएं हैं, आप कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? मेन मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो ज्योतिष का है, उसके साथ में वास्तु भी है मेरा, और मेन ये 2 ही काम है, वास्तु और ज्योतिष के। अच्छा। लेकिन उसके साथ मैंने फेस रीडिंग का भी कर रखा है जी, और सिग्नेचर रीडिंग का जो रहता है जी, वो भी मैंने कर रखा है। हस्तरेखा का भी थोड़ा बहुत
है, लेकिन हस्तरेखा को मैं खुद भी इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मानता। जितना ज्योतिष से हम एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, उतनी हम हस्तरेखा से नहीं निकाल सकते। बाकी फेस रीडिंग और न्यूमरोलॉजी का भी काम करते हैं। शास्त्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत वायरल हो रही है। उनका कहना है कि रात को अगर हम 2 पैक पीते हैं, उससे हमारा शुक्र मजबूत होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर जी, ऐसा अपने ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आप शराब पीना शुरू करोगे शुक्रवार के दिन तो आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक भ्रम में डालने वाली बात है या खुद को वायरल करने के लिए किया जा रहा है ऐसा। लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी है वो ऐसा नहीं है। अगर आप शुक्र मजबूत करने के लिए शराब पी रहे हो ये सोच करके कि शुक्र मजबूत हो जाएगा, तो आप ध्यान में ये भी रखिए कि शराब पीने से आपका मंगल और राहु भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। शुक्र उतना अच्छा नहीं होगा, उससे 4 गुना ज़्यादा आपका राहु और मंगल खराब हो जाएगा। और राहु और मंगल खराब होने से आपको क्या है, लाइफ के अंदर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मानसिक तनाव रहना शुरू होगा। और शरीर के अंदर जो मंगल से रिलेटेड एलिमेंट रहते हैं अपने, जैसे ब्लड इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, जो अपना बोन्स जो रहती है, जॉइंट पेन, जी जॉइंट पेन रहना शुरू हो गया, ये समस्याएं होनी शुरू हो जाएगी आपको। और फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आपके लाइफ में जो कैश फ्लो है ना, वो स्लो हो जाएगा। और आपका जो वर्किंग सर्कल है उसके अंदर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप रेगुलर में शराब पीना शुरू करते हो या शुक्रवार के दिन ऐसा सोच करके शराब पी रहे हो कि अपना शुक्र मजबूत कर लेते हैं, तो एक्चुअल में ऐसा कोई उपाय नहीं है। ये भ्रम मत रखिए आप कि शराब पी के हम शुक्र को मजबूत करें। ऐसा कुछ अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहो कि अगर किसी को अपना शुक्र मजबूत करना है और अच्छे तरीके से, वो कैसे कर सकते? अगर आपको शुक्र मजबूत करना है तो आप फर्स्ट पॉइंट पे रख सकते हो माँ लक्ष्मी की उपासना। अच्छा। माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, उनका कोई भी एक बीज मंत्र लेके और उसका जाप कर सकते हो डेली, सुबह शाम दोनों टाइम, या फिर एक टाइम भी करो तो भी इनफ है जी। और उसके अलावा आप अपने खुद की पर्सनैलिटी है ना, वो ज्यादा जरूरी है, वो अच्छी रखिए। खुद की कपड़े पहनने का जो ढंग है, जूते पहनने का जो तरीका है, कपड़े उतारने का जो तरीका है। अब जैसे ऑफिस से आते हैं, आते ही सीधा कपड़े चेंज करते हैं, उस टाइम निकाल के शर्ट किधर ही फेंक दी, पैंट किधर ही फेंक दी, और जल्दी जल्दी दूसरे कपड़े उतारे, वो धुले हुए हैं या नहीं है, वो सीधे डायरेक्ट पहन लिए आपने। तो इन चीजों से शुक्र अनबैलेंस होता है। तो घर के अंदर जो बेड है अपना, बेड पूरा व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। जो अपना मास्टर बेडरूम जो है वो पूरा व्यवस्थित तरीके से रखें, और अपने जो कपड़े पहनने का जो ढंग है वो अच्छे से रखें, अच्छा परफ्यूम यूज करें, उससे शुक्र मजबूत होता है। और तीसरा जो शुक्र मजबूत करने का बढ़िया जो इफेक्टिव रेमेडी है, जो इमीडिएट आपको रिजल्ट देगी, वो है किसी गरीब कन्या को खाना खिलाना, उसको वस्त्र दिलाना, अच्छे कपड़े दान करना उनको, और अच्छा भोजन करवाना। शुक्रवार के दिन विशेष तौर पे खीर का भोजन जो होता है वो बना के आप गरीब कन्याओं को बांटिए। आपका शुक्र 100% इमीडिएट आपको अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ लोग अपने घर के पुराने कपड़े गरीबों को बांट देते हैं, तो ये ज्योतिष के आधार पर सही है या गलत? जो पुराने अपने यूज किए हुए कपड़े हैं जी, एक्चुअल में उनका विधान ये नहीं है कि किसी गरीब को बांट दें, क्योंकि उससे क्या है, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है जी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है वो आपस में ट्रांसफर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो पुराने कपड़े हैं, जितना हो सके कोशिश कीजिए चलते पानी में बहा देना उचित है, न कि किसी गरीब को देना। शास्त्री जी, आजकल नया नया ट्रेंड आ रहा है, कुछ नए नए ज्योतिषी मार्केट में आ रहे हैं। 3 महीने का कोर्स कर लिया, कहीं से 6 महीने का कोर्स कर लिया, तो क्या इतनी जल्दी ये ज्योतिषी सीखी जा सकती है? और वो लोग जो लोगों को उपाय बता रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, उसके एवज में वो अच्छा खासा अमाउंट भी चार्ज कर रहे हैं जी। तो जो रील वायरल हो रही है, उपाय लोगों को बताया जा रहा है 3 महीने के कोर्स में सीखने के बाद, तो कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा समुद्र है जी, जिसमें से अगर आप एक गिलास पानी निकालते हो और ये सोचते हो कि मैंने समुद्र खाली कर लिया, तो मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ज्योतिष सीखने के लिए आपको कम से कम
5 साल कंटिन्यू लगाओ आप ज्योतिष के अंदर, तो आप खुद को ज्योतिषी मान सकते हो। अगर 3 महीने, 3 दिन या 10 दिन या 6 महीने या 12 महीने खुद सीख करके, आप ऑनलाइन सीख करके या कहीं बुक वगैरह पढ़ के, गूगल से पढ़ के अगर आप सीख रहे हो, तो आप खुद को ज्योतिषी नहीं मान सकते। क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी हैं, मैंने देखे हैं एस्ट्रोलॉजर ऐसे, जो दावा करते हैं कि हम 3 दिन के अंदर आपको ज्योतिष सिखा देंगे, कुंडली पढ़ना सिखा देंगे आपको। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, 3 दिन के अंदर कोई नक्षत्र और उसके स्वामी याद करके दिखा दे, मैं मान जाऊँगा उनको। क्योंकि ज्योतिष का सिलेबस है वो बहुत मतलब समय का जो बहुत माइनर हिस्सा होता है, समय का जो छोटा-सा हिस्सा होता है, उसको लेकर के उसका सिद्धांत निकाला जाता है। तो 3 दिन में वो बयात और भवोग निकालना भी कैसे सीख जाएगा? 3 दिन के अंदर वो स्थानीय समय कन्वर्ट करना ही नहीं सीख पाएगा। हाँ, उनका मानना है कि भई ठीक है, आप कुंडली जो है, वो गूगल से बना लो या फिर कोई ऐप से बना लो। उसके अंदर हम 4-5 प्रेडिक्शन है वो आपको बता देंगे। भई चंद्रमा अगर लगन के अंदर बैठा है तो क्या होने वाला है? सूर्य अगर 3rd हाउस में बैठा है तो क्या होने वाला है? मंगल कहाँ पे बैठा है तो क्या होने वाला है? तो वो 4-5 प्रेडिक्शन बता देंगे आपको, तो आप 4-5 प्रेडिक्शन सीख करके अपने खुद को ज्योतिषी मान सकते हो क्या? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में एक कुंडली के अंदर 100 करोड़ प्रेडिक्शन होती है और हर कुंडली के अंदर, जैसे एक कुंडली में सूर्य लगन में बैठा है और उसी टाइम कहीं दूसरी जगह पे किसी लड़के का जन्म हुआ है, उसकी कुंडली में भी सूर्य लगन में आएगा, लेकिन दोनों का जो जीवन शैली होगी वो अलग-अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसे दिल्ली में एक लड़के का जन्म हुआ है, वहाँ पे सूर्य का जो प्रभाव है वो अलग रहेगा। वहाँ पे सूर्य की डिग्री जो है वो अलग रहेगी और साउथ साइड में किसी का मान लो उसी टाइम जन्म हुआ है, तो उसके सूर्य की डिग्रियाँ अलग रहेगी अकॉर्डिंग टू स्थानीय समय के हिसाब से। तो हर प्रेडिक्शन अलग-अलग होती है, हर कुंडली की जो प्रेडिक्शन रहती है वो अलग-अलग होती है। आपके खुद के सेंस से ही करनी पड़ती है, इसमें कुछ से विशेष कोई भी स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती। खुद के सेंस से करनी पड़ेगी कि इसका सूर्य अगर 4.6 डिग्री का है या 4 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, तो वो क्या फल देगा। और कुछ चीज़ें अपने फैमिली से भी रिलेट करती है। जी। अकेली हम एक कुंडली को देख करके ये मतलब फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। उसके साथ में चंद्र कुंडली भी रहती है, सूर्य कुंडली भी रहती है, होरा कुंडली है, नवमास है, दशमांश है, बहुत सारी कुंडलियाँ बनती हैं। उनको फाइनल रिजल्ट हम सभी कुंडलियों को देखकर ही निकाल सकते हैं, अकेली लगन कुंडली से नहीं निकाल सकते। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप 6 महीने में या 3 दिन में ज्योतिष सीख सकते हैं, मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। जी। वो एक खाली भ्रम फैला रहे हैं, पैसा ऐंठने का चक्कर हो, चाहे वो खुद मतलब वायरल होने का सिस्टम हो। शास्त्री जी, मुझे ये बताइए कि शादी से पहले कुंडली मिलान ज़रूरी है और अगर कुंडली दोनों की मैच नहीं हो रही है, तो वो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। आज के ज़माने के अकॉर्डिंग शादी करने से पहले कुंडली मिलाना बहुत ही ज़रूरी है, जी। जिससे हम अपने आने वाले टाइम में जो अपने साथ कुछ गलत होने वाला हो ना, उस चीज़ से बच सकते हैं। 100% बच सकते हैं उन चीज़ों से, ताकि हमारी लाइफ़ है वो स्मूथ रहे थोड़ी-सी। हुँ। उसके लिए आजकल क्या चल रहा है, मैरिज मैच में एक सिस्टम चल रहा है, खाली कंप्यूटर में डालते हैं दोनों के डेट ऑफ बर्थ हुँ। और कंप्यूटर उनको कैलकुलेट करके रिजल्ट बता देता है कि आपके गुण इतने मिलते हैं। तो वो वहीं पे डिसीजन ले लेते हैं जो पेरेंट्स होते हैं। हुँ। एक्चुअल में वैसा नहीं होता और कुछ एक जो ज्योतिषी हैं आजकल, हुँ। वो भी ऐसा कर रहे हैं कि वो भी खाली कंप्यूटर का सहारा लेकर के और उसको 2 प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं कि इतने गुण मिलते हैं। हुँ। अगर 18.5 से ऊपर गुण मिल रहे हैं तो वो बोल देते हैं कि ठीक है, अच्छी कुंडली मिल रही है, आप शादी कर लीजिए। जी। लेकिन बहुत सारे मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे मतलब कुंडलियाँ देखी है मैंने, जिनके गुण तो 25 मिल रहे हैं, 30 भी मिल रहे हैं, 28 मिल रहे हैं हुँ। या 22 मिल रहे हैं। जी। लेकिन साल 2 साल बाद उनका डाइवोर्स भी हुआ है। हुँ। रियल लाइफ में मैंने ये रियलाइज़ किया है, बहुत सारे आए हैं ऐसे केसेज़। जी। तो ये क्यों हुआ फिर? अगर कुंडली के गुण तो सही मिल गए, हुँ। लेकिन फिर ये दिक्कत क्यों आई? जी। एक्चुअल में शास्त्रों के अंदर बताया हुआ है कि अकेली मतलब गुण मिलाना काफ़ी नहीं है। जी। उसके साथ में कुंडली मैच भी होनी ज़रूरी है। ओके। एक गुण मिलान एक अलग सिस्टम होता है और कुंडली मैच होना एक अलग सिस्टम होता है। अगर गुण मिल रहे हैं अच्छे, 18.5 से ऊपर मिल रहे हैं, हुँ। लेकिन कुंडली मैच नहीं हो रही,
तो आप शादी नहीं कर सकते। कुंडली मैच को अगर आप थोड़ा सा दर्शकों को इजी लैंग्वेज में समझाना चाहो, हाँ, मैं कुंडली मैच क्या होती है? कुंडली मैच हो रही है, गुण कम मिल रहे हैं तो भी आप शादी नहीं कर सकते, जी। गुण अच्छे मिल रहे हैं, कुंडली मैच नहीं हो रही तो भी आप शादी नहीं कर सकते। दोनों चीजों का मिलना बहुत अनिवार्य है। हम्म। अब मान लो आपके गुण मिल रहे हैं अच्छे, हम्म। एग्जाम्पल मान लीजिए आप 25 गुण मिल रहे हैं, लेकिन कुंडली के लड़के के कुंडली में मान लीजिए सप्तम भाव में मंगल बैठा है, हम्म। कर्क राशि का है, हम्म। और लड़की की कुंडली में मान लीजिए आप सप्तम भाव में राहु बैठा है, हम्म। ठीक है, या शुक्र बैठा है हम्म। सप्तम भाव में, कारक ग्रह शुक्र शादी का, हम्म। 101% डाइवोर्स होगा। अच्छा। हाँ, कोई नहीं रोक सकता उस चीज को। लेकिन गुण तो अच्छे मिल रहे थे, हम्म। तो ये बात कहाँ तक आप इसको सच मानोगे कि गुण मिलाना ही काफी है? तो अकेला गुण मिलाना जरूरी नहीं है, गुण और कुंडली दोनों मैच होनी चाहिए। अगर गुण अच्छे मिल रहे हैं तो कुंडली मैच करने के लिए आपको खाली कुंडली का सप्तम भाव देखना है, हम्म। पंचम भाव देखना है, और लग्नेश देखना ज्यादा अच्छा। ज्यादा इंपॉर्टेंस इन तीन चीजों की है कि लग्नेश का क्या प्लेसमेंट है, और सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर सप्तम भाव पे, और पंचम भाव कैसा है, पंचम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, किसके साथ है, पाप ग्रह है या शुद्ध ग्रह है, अच्छा ग्रह है, तो वो चीजें देखनी जरूरी है। दोनों चीजें अगर सही मिल रही है जी। तो 101% आपका जो मैरिज लाइफ है वो स्मूथ रहेगी। शास्त्री जी, अब आजकल हमारे देश में लव मैरिज बहुत प्रचलन हो रही है। अब अगर उन दोनों की कुंडली मैच नहीं हो रही है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई उपाय है कि अगर उनकी कुंडली मैच नहीं हो रही है, कुछ उपाय करके और उनकी शादी करा दी जाए तो वो आगे लॉन्ग टर्म तक चले? देखिए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है इतना ज्यादा, कि वो डिपेंड करता है कि अपने कुंडली के अंदर जो योग बन रहे हैं डाइवोर्स के, जी। वो कितने मजबूत हैं, हम्म। कितने प्रबल योग हैं। अगर ज्यादा है तो आप उस चीज को नहीं सुधार सकते। अच्छा। बहुत रेयर चांस है कि आप खुद की अंडरस्टैंडिंग से अपनी लाइफ आगे चला सकते हो, नहीं तो ग्रह को जो अपना काम करना है वो तो करके ही रहेंगे। अगर कुछ उपाय कर रखे हैं आपने थोड़े बहुत और कर रहे हो, हम्म। और कुछ खुद की जो मानसिकता है उसको पॉजिटिव कर रखी है कि नहीं हमें तो इस रिश्ते को निभाना है हम्म। कैसे ही करके, तो ग्रह भी है ना, अपनी जो मानसिकता होती है हम्म। उसके अकॉर्डिंग ही अपने को फल देते हैं। मान लो आप एग्जाम्पल, जैसे मंगल है, हम्म। वो अपने को क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहा है लगन में बैठ के, हम्म। लेकिन हम कुछ थोड़ा सा उस मंगल के अगेंस्ट होने की कोशिश करेंगे तो वो मंगल भी डाउन पड़ जाएगा। तो जैसे हमारे कर्म रहते हैं ना, हम्म। उसके अकॉर्डिंग ही ग्रह जो होते हैं वो अच्छा या बुरा फल देते हैं। तो जैसे किसी की शादी हो गई, उन्होंने कुंडली कंप्यूटर से मैच करा ली, उनको नहीं पता चला कि भी इस तरीके से भी मैच होती है, और उनके वैवाहिक जीवन में बहुत कलेश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं। अब वो अपने उन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी पूजा या कोई ऐसा उपाय क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे भगवान शंकर हैं, जी। सारे ग्रह जो हैं, पूरी सृष्टि के जो ग्रह हैं वो उसी के कंट्रोल में है, जी। भगवान शंकर के कंट्रोल में है। आप आपको ज्यादा मतलब उपाय के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम्म। कोई भी अगर आपका ग्रह खराब है, हम्म। आप उस ग्रह का जो वार है, उस हम्म। वार के दिन भोलेनाथ की पूजा करनी शुरू कर दीजिए, अच्छा। आपको 101% पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो इसमें जो घर की कलेश शादी के बाद में हो रही है, इसमें कौन सा वार ज्यादा होता है कि उस वार को हम इसमें ग्रह क्लेश में कोई स्पेसिफिक वार नहीं है जी। कि यही वार के कारण या फिर इसी ग्रह के कारण हम्म। हमारा घर में कलेश हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि अपनी कुंडली में कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। वो कुंडली देखने से पता चलेगा कि जो ग्रह क्लेश हो रहा है उसमें मंगल जिम्मेदार है या सूर्य जिम्मेदार है या चंद्रमा जिम्मेदार है। तो वो जी। कुंडली पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। आप या तो भोलेनाथ की पूजा शुरू कर दीजिए, जी। या फिर ग्रह को सुधारने के है ना 3 ही उपाय होते हैं, उससे अलावा चौथा उपाय ही नहीं है। जी। फर्स्ट उपाय है, सबसे जो मजबूत उपाय है, आप उस ग्रह के बीज मंत्र बने हुए होते हैं, जी। उसका जाप करिए या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाइए, हम्म। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दूसरा उपाय है कि अगर ग्रह की पोजीशन देख लेते हैं कुंडली के अंदर, कि या तो वो ग्रह अष्टम भाव का स्वामी नहीं होना, हम्म।
और या फिर वो ग्रह उच्च या नीच राशि का नहीं है तो आप उसका स्टोन पहन लीजिए। एक स्टोन का ये भी सिस्टम रहता है कि ग्रह अगर एक तो अष्टम भाव का मालिक आ गया तो उसका आप स्टोन नहीं पहन सकते। अच्छा। और अगर ग्रह उच्च राशि में बैठा है या नीच राशि में बैठा है तो आप उसका स्टोन नहीं पहन सकते कभी भी, नहीं तो वो बैक फायर करना शुरू कर देगा, अच्छा फल देने की बजाय नेगेटिव फल देगा आपको। तो आप स्टोन पहन के भी उसका उपाय कर सकते हो, उसको शांत कर सकते हो। ठीक है, एक तो होता है ग्रह को शांत करना और एक होता है ग्रह को बलवान करना, पावर बढ़ाना। तो अगर आपको पावर बढ़ानी है ग्रह की तो आप स्टोन पहन सकते हो। अगर शांत करना है किसी ग्रह को, जैसे मंगल कर्क राशि के अंदर क्रूर हो जाता है, थोड़ा सा फायर एलिमेंट का ग्रह है मंगल, लगन में बैठा है, तो आप उसका स्टोन पहन के उसको शांत नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप मंगल का स्टोन मूंगा पहनते हो तो आपके शरीर के अंदर फायर एलिमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो गुस्सा और ज्यादा आएगा, आपको क्रोध आना शुरू हो जाएगा। तो ग्रह को शांत करना अलग चीज होती है और ग्रह को मजबूत करना अलग होता है। ग्रह मजबूत करने के लिए आप स्टोन पहन सकते हो और ग्रह को शांत करने के लिए आप उसका दान कर सकते हो। जो एलिमेंट उस चीज से रिलेटेड है, उस ग्रह से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनका दान कर सकते हो तो ग्रह शांत हो जाएगा। और उसका बीज मंत्र का जाप अगर करते हो तो वो ग्रह शांत हो जाएगा। शास्त्री जी, क्या इस चीज में किसी के घर में कलेश चल रही है और वो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और वो ज्योतिष उतना ज्यादा विद्वान नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है उतनी, और वो उनको कुछ उल्टा सीधा उपाय बता देता है, तो वो उल्टा सीधा उपाय उनके लिए गलत भी बैठ सकता है और डिवोर्स का कारण भी बन सकता है क्या ये? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ घरों के अंदर जाके हम पूछते हैं अभी अभी क्या क्या उपाय कर रहे हो आप, पाठ पूजा में क्या कर रहे हो या कुछ उपाय कर रहे हो, तो उसमें से एक आध ऐसा उपाय मिल जाता है जो उस चीज को बढ़ावा देता है, न कि कम करता है, वो बढ़ा देता है उन चीजों को। तो उन ग्रहों से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मंगल को ही ले लेते हैं, मान ले मंगल कारण बन रहा है आपका डाइवोर्स का, जी। और आपने बेडरूम में या घर में कहीं रेड कलर करवा रखा है, घर में किसी भी दीवार पे रेड कलर करवा रखा है, तो 100% आपका डाइवोर्स होने वाला जो सिस्टम है ना वो बढ़ रहा है, न कि शांत हो रहा है। ओके। तो कुछ एक उपाय ऐसे होते हैं जो बहुत ही सावधानी पूर्वक करने चाहिए और बहुत ही सोच समझ कर जो कुंडली देखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा सोच समझ के उपाय बताएं, क्योंकि उपाय हैं वो बैकफायर बहुत जल्दी करते हैं। अच्छा फल देते हैं तो लेट देते हैं, क्योंकि सात्विक जो पूजा पाठ होती है ना उसका रिजल्ट जरूर आता है लेकिन स्लो आता है, थोड़ा सा पक्का रिजल्ट आता है जी। इसीलिए कोई भी उपाय करो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा शास्त्री जी, आजकल टैरो रीडिंग, कार्ड रीडिंग, और कुछ लोग बोलते हैं कि भी हाथ में क्रिस्टल पहनने से या क्रिस्टल की कोई वस्तु रखने से चीजें सही हो जाती है, तो ये वाकई में काम करती है? देखिए, ये चीजें माइनर काम करती हैं, जी। पूरी तरीके से काम नहीं करती, बट कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी काम करती है और थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा हो जाता है। जी। बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात है। अगर आप हाथ में पायराइट पहनते हो तो उससे क्या है, अपने जो थिंकिंग जो पावर है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, थिंकिंग पावर बढ़ेगी, अच्छी होगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तो क्या है, हमारा जो वर्किंग फ्लो है, काम करने का तरीका, उसमें सुधार आएगा। काम करने के तरीके में सुधार आएगा तो नॉर्मली हम कुछ ज्यादा अर्न कर पाएंगे। कुछ ऐसा भी होता है कि अभी एक मेरे दोस्त ने हाथ में क्रिस्टल पहना और उसका वो एक दिन दो दिन बाद ब्रेक हो गया, तो ऐसा उसने बताया कि भी बहुत ज्यादा नजर लगी हुई थी, तो उसकी नजर को वो कंट्रोल ना करके वो टूट गया। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा भ्रम चला हुआ है ये। जी। अपने आज से नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से है। जी। 20-25 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए ये चीजें, जी। कि स्टोन टूट गया तो उस कुछ आपके ऊपर अनहोनी होने वाली थी, वो स्टोन ने खुद ने ले ली। ऐसा कुछ नहीं है, स्टोन का काम ये नहीं है कि वो आपकी अनहोनी अपने ऊपर ले लेगा। स्टोन का काम इतना ही है, जैसे मान लो आपने मूंगा पहन रखा है, माणिक्य पहन रखा है, जी। रूबी जिसको बोलते हैं, तो रूबी का काम इतना ही है कि वो सूर्य से आने वाली जो पॉजिटिव रेज है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसको ऑब्जर्व करेगा और वो नीचे से जो नुकीला भाग होता है उसका, वहां से पास आउट करके आपके शरीर के अंदर फैलाएगा उस चीज को।
तो आपके अंदर जो सूर्य से रिलेटेड एलिमेंट है ना, वो बढ़ेगा और उससे सूर्य से रिलेटेड ऑर्गन्स है वो मजबूत हो जाएंगे आपके। इतना ही काम होता है, नहीं कि वो आपकी अनहोनी वो आपके ऊपर ले ले, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपका स्टोन टूटा है तो 100% डिफेक्टिव पीस था वो। शास्त्री जी एक बार और बताइए मेरे को कि घर के अंदर लोग बोलते हैं कि जो हमारा घर का मेन गेट का जो दरवाजा होता है वो साउथ दिशा में नहीं खुलना चाहिए, तो क्या ये सच है? देखिए, अपने पूरे विश्व के अंदर अप्रोक्सीमेट 25% साउथ फेसिंग है हम्म और 25% नॉर्थ फेसिंग है हम्म और इसी सिस्टम में दोनों दिशा जो है, पूर्व और पश्चिम, हम्म मतलब आधे आधे हैं सभी जगह। तो हम्म इसका मतलब ये थोड़ी है भी साउथ फेसिंग वाले सारे हैं वो गरीब हैं या उनके घर में क्लेश चलता है हम्म या वो मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जो अपने घर का जो दरवाजा होता है जिस दिशा में होता है उसका इतना प्रभाव नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि अपने घर के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम्म बाकी के जो कमरे, मंदिर, टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम जो बना हुआ है, स्टडी रूम जो बना हुआ है, लिविंग एरिया जो है, हम्म, डाइनिंग एरिया जो है, वो कैसे कैसे बना रखा है हमने, जी वो उस पे डिपेंड करता है। अगर आपका साउथ में फेस है आपके घर का, तो साउथ में भी फेस करने की एक स्पेसिफिक जगह है वास्तु के अंदर, हम्म सेंटर के अंदर है, थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। हम्म वो कभी वास्तु का पॉइंट आएगा तो एग्जैक्ट बताएंगे। साउथ में भी घर अच्छा, फेस अच्छा होता है, नॉर्थ में भी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। हाँ, बिल्कुल आप साउथ वेस्ट में नहीं ले सकते या फिर ईस्ट साउथ में नहीं ले सकते या साउथ ईस्ट में नहीं ले सकते, प्रॉपर कॉर्नर में नहीं ले सकते। तो वो प्रॉपर आप अपना जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है उसमें भी आप प्रॉपर नहीं ले सकते। कॉर्नर में कभी भी आपको है ना गेट प्रॉपर नहीं रखना चाहिए। गेट के लिए हर दिशा में एक स्पेसिफिक जगह हुई होती है बनी हुई, हम्म जो बिल्कुल 101% शुभ होती है। चाहे वो साउथ की हो, नॉर्थ की हो, ईस्ट की हो, वेस्ट की हो, कोई दिक्कत नहीं। अंदर का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मायने रखता एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे हमारे डॉक्टर लाइन में बोलते हैं कि ईएनटी का डॉक्टर अलग होता है, हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, तो क्या ज्योतिष में भी ऐसा होता है कि वास्तु का ज्योतिष अलग होते हैं, शादी कराने वाले ज्योतिष अलग होते हैं, और और चीजों के ज्योतिष अलग होते हैं? जैसे आ, हम लोग गंगा जी पे जाते हैं, गंगा पूजा करते हैं, वो ज्योतिष अलग होते हैं, तो इसमें भी वर्ग बटे हुए हैं अलग अलग? नहीं, कोई विशेष वर्ग नहीं होता इसमें। जी जो ब्राह्मण होता है, पंडित होता है, उसी के ही होते हैं ये सारे काम। जी आजकल तो अदर कास्ट भी बहुत करने लग गए ज्योतिष का काम। जी लेकिन जब भगवान ने या फिर अपने सनातन धर्म में जो 4 वर्ग बांटे थे ना, हम्म वो बहुत सोच समझ के बांटे थे। जी तो जो मंत्र उच्चारण का जो दर्जा ब्राह्मण को दिया गया था, क्यों दिया गया था? क्योंकि ब्राह्मण का जो एक जेनेटिक सिस्टम होता है ना, हम्म वो बहुत उच्च कोटि का होता है। हम्म और उस जेनेटिक सिस्टम से अगर कोई मंत्रोच्चारण करता है तो रियल में एक ऑरा क्रिएट होती है घर के अंदर, अच्छा और वो ऑरा ही काम करती है। और पूजा पाठ के अंदर आजकल क्या चल रहा है, बहुत सारी, मान लो जैसे छोटी सी पूजा करवानी है, सत्यनारायण भगवान की करवानी है, हम्म तो आजकल ब्राह्मण क्या करते हैं, 15-20 किलो तो पुष्प मंगवा लेंगे हम्म अलग अलग टाइप के। हम्म और वो नीचे क्या है, जमीन पे रंगोली सी बनाना, और वो मतलब बहुत सारा सामान, जितना अनावश्यक सामग्रियां मंगवा लेते हैं। हम्म, तो पूजा पाठ का ये सिस्टम होता है कि भाव जो होते हैं ना, अपने श्रद्धा और जो भाव होते हैं जी वो फलीभूत होते हैं, न कि सामग्री फलीभूत होती है। आप खाली चावल से पूजा कर दीजिए, आपको फल मिल जाएगा। जो पूजा पाठ के अंदर एक तो भाव और श्रद्धा जो होती है हम्म वो मुख्य होती है। दूसरा होता है कि ब्राह्मण के मुख से जो मंत्रोच्चारण हो रहा है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। हम्म उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, हम्म वो पूरे घर के अंदर फैलनी चाहिए। हम्म। उस फ्रीक्वेंसी से ही एक ऑरा क्रिएट होगी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और वो काम करेगा अपनी पूजा। क्या ऐसा कुछ है कि वास्तु करने के लिए उनको ये डिग्री लेनी है या वहां जाके पढ़ाई करनी है, और जो एस्ट्रोलॉजी जो कुंडली देखते हैं उनको ये पढ़ाई करनी है, तो ऐसी कुछ पढ़ाई है इस लाइन में कुछ बताना? हाँ, बस पूरी तरीके से जैसे सभी यूनिवर्सिटियां हैं ना जो मोस्टली शास्त्री की डिग्रियां करवाते हैं, आचार्य की डिग्री करवाते हैं, जी शिक्षा शास्त्री जिसको बीएड बोलते हैं अपन,
वो भी करवाते हैं। एमए को आचार्य बोलते हैं इसमें। जी और बीए की जो डिग्री होती है ना, बैचलर डिग्री, उसको शास्त्री बोलते हैं। अपने राजस्थान में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, हरियाणा में भी है, जी दिल्ली में, मोस्टली हर स्टेट में यूनिवर्सिटियां हैं जो ज्योतिष का कोर्स करवाती है, वास्तु का कोर्स करवाती है। लेकिन आजकल क्या है, लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्ट टर्म अपना रहे हैं। किसी से यूट्यूब पे 6 महीने का कोर्स ले लिया, किसी से 3 महीने का कोर्स ले लिया, और वहां से सीख के और वो खुद भी खराब हो रहे हैं और दूसरों को भी खराब कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर तो अपने आगे लिखते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर, बीए एमएस डॉक्टर या एमडी डॉक्टर, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ज्योतिष के आगे भी कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए कि भी ये शास्त्री जी हैं, ये आचार्य जी हैं, या इन्होंने एमए किया है, इसमें बीए किया है, तो जिससे कि उनके बारे में थोड़ा और डीप नॉलेज लोगों को पता चल सके। नहीं, वो नाम के आगे तो वो लगा सकते हैं ना। अगर किसी ने शास्त्री कर रखी है, हाँ 5 साल का कोर्स होता है हाँ। शास्त्री का, हम्म। उसमें मतलब संस्कृत में ही सारा कुछ सिस्टम होता है, जी। तो वो शास्त्री लगा सकता है अपने नाम के आगे। हम्म। जिसने एमए कर रखी है एस्ट्रोलॉजी या फिलोसफी से कर रखी है, हम्म। किसी से भी कर रखी हो, तो वो आचार्य लगा सकता है। और किसी ने पीएचडी कर रखी है, जी। तो हमारी भाषा में डॉक्टर बोल देते हैं अपन सीधा, मतलब हिंदी में, और संस्कृत में उसको विद्यावाचस्पति बोलते हैं। ओके। तो वो विद्यावाचस्पति भी लगा सकता है अगर डॉक्टरेट कर रखी है ज्योतिष के अंदर, जी। तो वो भी लगा सकता और अगर किसी ने कुछ नहीं किया हुआ हो और वो शास्त्री या आचार्य या डॉक्टर लगा ले, तो इसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं? है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ लीगल एक्शन ले सकें उसके ऊपर। जी। हाँ, लगाने को आजकल तो आप भी लगा सकते हो। 3-3 महीने का कोर्स करके 3-3 महीने का कोर्स करके लोग शास्त्री बोल रहे हैं। 99% लगाते हैं। जी। 3 महीने का क्या, 1-2-4 महीने किसी पंडित के पास रहेंगे, उससे 2-4 मंत्र सीख लेंगे, फिर वो दूसरे दिन अपनी दुकान खोल के और उसके आगे बहुत सारे लगा देंगे, आचार्य फलाना फलाना राम, और नीचे लिख देंगे कि ज्योतिष आचार्य, भास्कर आचार्य, ज्योतिष प्रभाकर है, ऐसा कुछ बहुत सारी डिग्रियों के नाम लिख देंगे। रियल में उनको पता ही नहीं है कि वो डिग्रियां होती कैसे हैं। अगर किसी का बिजनेस चल नहीं रहा है, ठप हो रहा है, आमदनी उतनी नहीं हो रही है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और जितनी वो लोग मेहनत कर रहे हैं बिजनेस में, उतना उतना उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस चीज में किस ग्रह का दोष होता है और उसके क्या उपाय है, कैसे, ऐसी कौन सी पूजा करनी चाहिए जिससे ये चीज हो जाए सही? देखिए, एक्चुअल में इसमें जो रियलिटी तो है वो है ये कि हम सबसे पहले अपने ग्रहों की पोजीशन देखें कुंडली के अंदर। जी। ठीक है, कि कौन सा ग्रह है हमारे कर्म भाव का मालिक है। जी। जो कुंडली के अंदर 10वां भाव जो होता है, 10th हाउस, वो होता है अपना कर्म क्षेत्र। तो उसमें कौन सा ग्रह है या फिर उसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, और उसके साथ में देखना पड़ता है पंचम भाव कि 5th हाउस में कौन सा ग्रह, पाप ग्रह की दृष्टि है, या कौन सा उसका जो मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है। उस चीज पे डिपेंड करता है उपाय, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि हमारा जो व्यवसाय जहाँ पे है, जी। तो अगर मान लो फैक्ट्री है, तो उसके अंदर जो मशीनें लगी हुई है उनकी प्लेसमेंट कैसी कर रखी है हमने, जी। वहाँ पे कलर कौन सा यूज कर रखा है, ऑफिस के अंदर कैसी प्लेसमेंट है हमारी, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है। आजकल क्या चल रहा है, बहुत सारी रील चल रही है जी। कि अगर आपका बिजनेस ठप हो गया है तो आप ये उपाय कीजिए, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा, 3 दिन में पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अच्छा। ठीक है, अगर अपने को बिजनेस सुधारने के लिए कोई उपाय करना है तो सबसे पहला काम करना होगा आपकी कुंडली का एनालिसिस करवाना। अच्छा। ठीक है, कि आपका बिजनेस से आपको बिजनेस लाइन में लाने के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, और उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, और घटा कौन सा रहा है, मतलब नुकसान कौन सा ग्रह करवा रहा है आप, तो वो चीज जानना जरूरी है। और आपका जो वास्तु है उसका, वो भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम फाइनल उपाय करेंगे तो अपने को रिजल्ट मिलेगा। अगर कुछ छोटे छोटे टिप्स, आप कॉमन टिप्स बताना चाहो कि भाई रेगुलर वाले, कि चलो ठीक है, ये तो आप कुंडली किसी को दिखा रहे हो तो पता चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं, जैसे कुछ बोलते हैं कि भी जहाँ आपका व्यवसाय है वहां पे बैठ के आपको दारू नहीं पीनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। कुछ कुछ चीजें हैं कि आपको ये नेगेटिव चीज ने ऑफिस के अंदर नहीं रखनी चाहिए,
कुछ लोग बोलते हैं कि आपको शूज अंदर नहीं लेके जाने चाहिए। तो कुछ ऐसे छोटे-छोटे टिप्स अगर आप बताना चाहो हमारे दर्शकों को, वो अगर इम्प्लीमेंट करें तो उससे भी उनको बिज़नेस में फ़ायदा हो? देखिए, इस संसार के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब भगवान की दी हुई है। जी, तो हमें उन चीज़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, जी, उनका सम्मान करना चाहिए। जी। चाहे वो कोई भी हो, चाहे टेबल हो अपने ऑफ़िस की हुँ, या कोई ऑफ़िशियल सामान हो या घर का सामान हो, कुछ भी हो, जी। जितनी हम ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करेंगे, हुँ, भगवान उतनी ही ज़्यादा उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में ऐड करेगा। हुँ, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जी। उस जिस टेबल पे हम काम कर रहे हैं, उसी हुँ, टेबल के ऊपर हम शराब पी रहे हैं शाम को हुँ, या स्टाफ के साथ शाम को वहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नॉन-वेज खा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए 100 नहीं 200% आप बर्बाद होने वाले हो, हुँ, थोड़े ही समय में। और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी लाइफ़ में मैंने आँखों से देखे हैं। जी। जहाँ पे मैं रहता हूँ, हुँ, वहाँ पे मैंने खुद मेरी आँखों से देखे हैं, जहाँ पे शाम को उसी टेबल पे पूरे दिन काम होता था और शाम को वहाँ पे नॉन-वेज और दारू, शराब सब चलता था। कुछ लोग बोलते हैं कि भई जिस टेबल पे हम काम कर रहे हैं, हुँ। उस पे दारू नहीं पी रहे, हम दूसरी टेबल पे बाहर जाके दारू पी रहे हैं। तो ये कितनी सच्चाई है? देखो, कार्य क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आपकी बस खाली एक टेबल ही का काम करने की है। जी। पूरा फैक्ट्री, पूरा ऑफ़िस वो सब आपका कार्य क्षेत्र है। हुँ, तो वहाँ पे आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छा। उस चीज़ की इज़्ज़त करनी चाहिए। जितनी इज़्ज़त करतेंगे करेंगे कुछ चीज़ की, हुँ। वो चीज़ उतनी हमारी लाइफ़ में ऐड होती जाएँगी। और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ये भी मायने रखती हैं कि आपके ऑफ़िस के अंदर मंदिर किस दिशा में रखा हुआ है। वो तो सब वास्तु के अंडर में आ गया ना। जी। चाहे टेबल हो, खुद की जो तो कुछ सीटिंग अगर प्लान आप हमारे है। दर्शकों को बताना चाहो कि ऑफ़िस के अंदर मंदिर जो है किस दिशा में लगाना चाहिए? ऑफ़िस के अंदर वैसे देखिए, चाहे ऑफ़िस हो, फैक्ट्री हो, घर हो, मंदिर के लिए जो दिशा बनी हुई है, वो नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा। हाँ, और आजकल क्या है, बहुत ऐसी चीज़ें देखी है, बहुत जगह पे मैंने देखा है कि जो घर का मंदिर होता है या ऑफ़िस का मंदिर होता है, उसका मुँह पूर्व की तरफ कर देते हैं। जैसे शुभ दिशा मानते हैं पूर्व को, हाँ। तो उसका मुँह पूर्व की तरफ कर देते हैं, वायव्य कोण में ला कर के, यानी नॉर्थ वेस्ट में मंदिर लगा देते हैं और उसका मुँह पूर्व में कर देते हैं और बोलते हैं हमारा मंदिर सही है। हुँ, एक्चुअल में शास्त्रों में ये बताया हुआ है कि जो पूजा करने वाला होता है, जजमान जो होता है, हुँ। पूजा करने वाला, उसका फेस प्राइमरी होना चाहिए पूर्व की तरफ। अच्छा। अगर पूर्व की तरफ पॉसिबल नहीं है, हुँ, तो आप उत्तर की तरफ मुँह करके पूजा पाठ कर सकते हो। ओके। सेकेंडरी है उत्तर, और पश्चिम और दक्षिण दिशा में मुँह करके पूजा पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग उसको गलत समझ लेते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा जो हाँ, मंदिर का फेस होता है, भगवान का वो मुँह उधर पूर्व का नहीं होना चाहिए। चाहिए, ऐसा नहीं है। जी। शास्त्रों में यही बताया हुआ है कि भगवान का जो पीठ होता है, हुँ, वो पूर्व की तरफ होना चाहिए और जो जजमान होता है, पूजा करने वाला जो होता है, उसका मुँह पूर्व की तरफ होना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो वास्तु शास्त्र के अंदर जो बताया हुआ है ना, हुँ। वो यही है कि जो पूजा का जो स्थान होता है, वो नॉर्थ ईस्ट। अगर एक मैंने सुना है कि अगर टॉयलेट आपके अग्नि क्षेत्र में है, अग्नि कोण में आ रहा है, तो वो तो टॉयलेट तो बन गया। अब उसके लिए क्या आप उपाय बताओगे लोगों के लिए कि किसी आपने चेक किया कि हमारा टॉयलेट अग्नि दिशा में है, उसको ठीक करना है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो आराम बिना किसी पंडित या आचार्य जी के कोई कर सकता है? देखिए, आजकल बहुत चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में है जी, कि अगर आपका टॉयलेट गलत दिशा में बना हुआ है, गलत डायरेक्शन में है, जी। तो आप फलाने कलर की टेप चिपका दीजिए, हुँ, ग्रीन कलर की चिपका दीजिए, व्हाइट कलर की चिपका दीजिए, ब्लू कलर की चिपका दीजिए। हुँ। वो है एक मन को सैटिस्फाई करने वाला सिस्टम। अच्छा। अब वास्तु के अंदर क्या होता है, जो चीज़ गलत बनी हुई है ना, वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी ज़ोन बन जाता है। हुँ, तो क्या टेप वो चीज़ को, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या टेप उस चीज़ को रोक सकता है? हालाँकि बहुत बड़े-बड़े आजकल जो वास्तुशास्त्री हैं, वो इन चीज़ों का दावा करते हैं और बाहर भी विदेशों में भी जा कर के बोलते हैं कि हम फलानी कलर की टेप से उस कंपनी का वास्तु किया, वो चलने लग गई। वो एक इत्तेफ़ाक है हुँ, कि आपकी फैक्ट्री चलने लग गई। वो क्या है, एक्चुअल में हमारी जो लाइफ़ की जो एक्यूरेसी है, वो हुँ। निकल सकती है खाली कुंडली से।
ज्योतिष ही हमारी लाइफ की एक्यूरेसी निकाल के दे सकता है। तो व्यक्ति के साथ लाइफ के अंदर बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं और हम उन चीज़ों को क्या है कभी कभार ये मान लेते हैं कि हमने तो टेप लगाई थी, हमारे तो भाग्य ही बदल गए। हालांकि वो टॉयलेट तो वहीं पड़ी है और वो यूज भी हो रही है और वो नेगेटिव एनर्जी जोन भी बना हुआ है। तो वो टेप से उपाय नहीं होता, उसका उस चीज को प्रॉपर हटाने से ही उसका उपाय होगा। और सबसे खतरनाक टॉयलेट होती है आपने जो बताई अभी ईस्ट और साउथ के अग्निकोण में जो वो टॉयलेट सबसे खतरनाक है। अगर आप रियलाइज करके देखना, अगर आपके सर्कल में कहीं पे बनी हुई है और उस टॉयलेट को 2 साल हो गए यूज करते हुए, तो 101% उसके घर में या तो किसी को हार्ट अटैक से डेथ हुई है उसकी और या फिर उसको पैरालिसिस हुआ है। 101%। कौन सी दिशा में होती है ये टॉयलेट? टॉयलेट बाथरूम के लिए जो एग्जैक्ट दिशा बनी हुई है उसको बोलते हैं वायव्य कोण। जो होता है वेस्ट और नॉर्थ की जो कॉर्नर होती है ना, उसको वायव्य कोण बोलते हैं। वो है टॉयलेट बाथरूम के लिए एग्जैक्ट। के अंदर भी एक चीज ध्यान रखने वाली है, वायव्य कोण में अगर आप टॉयलेट बाथरूम बना रहे हो तो 2 साइड में फेस कर सकते हो। आप उसका फेस साउथ की तरफ भी कर सकते हो, आप उसका फेस ईस्ट की तरफ भी कर सकते हो। लेकिन फिर अगर दोनों साइड में कर रहे हो तो आएगा तो वो वायव्य कोण में ही ना। लेकिन उसका भी एक सिस्टम है कि जो वायव्य कोण में आप टॉयलेट बाथरूम बना रहे हो उसका फेस जो है वो साउथ की तरफ होना चाहिए, न कि ईस्ट। हमारे ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग दिन में आते हैं फिर जाते हैं, तो कुछ अच्छी एनर्जी अंदर आती है, कुछ बैड नेगेटिव एनर्जी अंदर आती है। उसके लिए कुछ उपाय या कुछ बताना चाहो कि कैसे करा जा सकता है? देखिए, घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, जिसकी जो नेगेटिव एनर्जी है जी, उसको बैलेंस करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है गूगल की धुनी। अच्छा। जो कपूर या फिर गूगल की जो धुनी होती है ना, वो सबसे बेस्ट उपाय है। आप वो फॉलो करना शुरू कीजिए। नेगेटिव या जो भी एनर्जी है, चाहे नेगेटिव हो या फिर कुछ और टाइप की भी एनर्जियां होती है बहुत सारी, जो एनी टाइम हमारे इर्द गिर्द रहती है, जी, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, वो खत्म हो जाएगी उससे। कुछ लोग बोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए नमक डाल के पोछा लगाना चाहिए। हाँ, काफी हद तक इफेक्टिव है वो चीज। अच्छा। ऐसे आप नेगेटिव एनर्जी के लिए 2-4 चीजें हैं। नमक से पोछा भी लगा सकते हो और दूसरा कपूर भी जलाना दरवाजे के आगे शाम के टाइम में। अच्छा। और एक कांच के बाउल में आप कपूर भर के भी परमानेंट रख सकते हो, तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। तो कांच के बाउल में कपूर कितने दिन के लिए रखनी चाहिए? वो डेली परमानेंट चेंज करनी ना, चाहिए? चेंज नहीं करना। वो कपूर क्या है, एक पेट्रोलियम पदार्थ होता है, जी। तो वो उड़ जाता है कुछ दिन बाद। तो जैसे ही वो कटोरी खाली होने लगे उसको दोबारा रिफिल कर दो। उसमें है ना, जो कपूर जो है वो भीमसेनी कपूर जो आता है वो जरूरी है, न कि जो एक टिक्कियां जो बनी टेबलेट जो बनी हुई आती है वो ना हो। भीमसेनी कपूर जो आता है वो जरूरी है। उससे भीमसेनी कपूर कहाँ मिलती है? नॉर्मल? ये नॉर्मल सभी पूजा पाठ की दुकानों पे मिलती है। एक जैसे ये पत्थर जो होता है ना, जो वाइट पत्थर होते हैं वैसा, मतलब टुकड़ों में आता है बड़े बड़े। अच्छा। तो वो कपूर अच्छा होता है नेगेटिव एनर्जी ठीक करने के लिए। शास्त्री जी, कुछ नए ज्योतिषों का मानना है कि आपको अपनी वाइफ को खुश रखना है तो राहु को शांत करिए या राहु को खुश करिए। देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्रह नहीं होता कि वो उस ग्रह का उपाय करने से वाइफ खुश रहेगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, ऐसा नहीं है। जी। मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारी लाइफ के अंदर सुख समृद्धि, खुशी, पैसा कौन सा ग्रह हैंडल करेगा वो डिपेंड करता है अपनी कुंडली पे। जी। ना तो अकेला मंगल ग्रह अपने को धन देगा, ना अकेला बुध ग्रह अपने को धन देगा, और ना अकेला शुक्र अपने को लग्जरियस लाइफ दे सकता, और ना ही राहु अपनी वाइफ को खुश रख सकता। वो डिपेंड करता है अपने कुंडली के अंदर ग्रहों की पोजीशन क्या है, वहां से अपने को ग्रह निकालना पड़ेगा कि उस ग्रह को अगर अपन रेमेडी करते हैं उस ग्रह की, जी। तो हमारे घर में खुशहाली रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी। तो कुंडली देख के ही हम फाइनलाइज कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह जिम्मेदार है उन चीजों के लिए। और ये जो टोना टोटके तंत्र विद्या लोग करते हैं, तो कितनी सच्चाई ये काम करती है? देखिए, 3 पार्ट होते हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। ये तीनों चीजें इफेक्टिव है।
बहुत ज़्यादा है। लेकिन आजकल क्या हो गया, कलयुग में इनको जानने वाले जो हैं वो कम हो गए अच्छा। और इस चीज़ को व्यापार के तरीके से ले लिया मोस्टली सभी ने। जब तक ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं की जाए, हुँ, तब तक ये इफ़ेक्टिव नहीं होती, चाहे वो मंत्र हो, हुँ, चाहे तंत्र हो, चाहे यंत्र हो। उनके कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं, रूल होते हैं उनके। उसके अकॉर्डिंग अगर जो भी चीज़ होगी, तो वो 100% आपको फल देगी, उसका इफ़ेक्ट होगा 100%। कुछ लोग इन चीज़ों का गलत फ़ायदे से यूज़ कर रहे हैं कि अगर किसी की कोई दुश्मनी हो रही है तो उसके ऊपर टोना टोटके करा दिए, तंत्र मंत्र करा दिए जैसे बोलते हैं। तो क्या ये सच्चाई है? लोग अगर ऐसा किसी के ऊपर करा देते हैं तो वो काम करती है? हाँ, बिल्कुल काम करती है। अगर आप किसी के ऊपर तामसिक कार्य करते हो, हुँ, मतलब तांत्रिक काम करते हो, हुँ, तो वो इफ़ेक्टिव होती है। वो डिपेंड करता है कि करने वाला जो है, हुँ। वो कितना जानकार है उस चीज़ का, कितने मज़बूत तरीके से कर रहा है, तो उस चीज़ पे डिपेंड तो करती है। इस चीज़ को जो करने वाले हैं, क्या वो ज्योतिषी ही होते हैं आप जैसे, या हम जो और लोग ज्योतिष हैं, या कुछ नहीं, अलग होते हैं कि? अलग तो कुछ किसी ऐसा नहीं बोल सकते कि अलग कैटेगरी होती है उनकी। जी। जो ज्योतिषी होते हैं, जो पंडित होते हैं, हुँ, उन्हीं में से ही होते हैं वो लोग। हम जैसों में से ही छिपे होते हैं वो लोग, जो ये सब गलत करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इन चीज़ों का जो अंत होता है ना, जी। वो बहुत बुरा होता है। तो जब तो जो तामसिक कार्य है ना, कभी भी नहीं करने चाहिए। हाँ, किसी को कोई परेशानी हो रही है, हुँ, उसको सुधारने के लिए अगर कोई तामसिक कर्म करना पड़ रहा है और उस कर्म के पीछे कोई दूसरी जीवात्मा परेशान ना हो रही हो, जी। तो हम वो तामसिक कर्म कर सकते हैं। अगर एक को सुधारने के लिए दूसरे जीव को, दूसरी जीवात्मा को अगर हम परेशान कर रहे हैं, हुँ, तो उसका फल जो है वो हमें ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, मतलब करने वाले को। अच्छा। हालाँकि मैं तांत्रिक नहीं हूँ, ना मैं तामसिक कर्म करता, मैं खाली पूजा-पाठ में ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ, जो सात्विक पूजा-पाठ होती है, जी। उसी को ही ज़्यादा करते हैं, ना कि तामसिक कर्म। तो ज्योतिषी जब हम सीखते हैं तो उसमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि तामसिक कैसे करना है, दूसरों पर टोना टोटके कैसे किया जा सकता है? उसके लिए कोई अपने भारत के अंदर या कहीं भी कोई विशेष सिलेबस नहीं है जी। और ना ही कोई यूनिवर्सिटी में सिलेबस लगता और ज्योतिष के अंडर में नहीं आती ये चीज़ें। ये बहुत सारे भारत के अंदर मंदिर हैं, जी। जहाँ पे रह के सीख सकते हैं। नाम तो मैं नहीं बताऊँगा कि कौन-कौन से मंदिरों में ये कार्य होते हैं, जी। ठीक नहीं है, नहीं तो लोग फिर रुझान बढ़ जाएगा उस चीज़ों की तरफ। जी, जी। लेकिन ये चीज़ें गलत है, नहीं करनी चाहिए ये चीज़ें। मैंने सुना है कि बंगाल का जादू, बंगाल के टोने टोटके, तो बंगाल का जब भी ये बात आती है तो बंगाल का नाम ज़रूर आता है। तो ऐसा क्या अटैचमेंट है बंगाल से इस चीज़ का? देखिए, उस पुराने टाइम में ना, प्राचीन टाइम में जो जी। बंगाल ईस्ट साइड था जो अपना भारत का, जी। वहाँ पे तंत्र क्रियाएँ ज़्यादा होती थी। हुँ, वहाँ के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। हुँ, तो आज भी वहीं पे ही, उसी जगह पे ही हुँ, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा होती है। वहाँ के जो लोग थे, हुँ, वो फ़ेमस हो जाए। जैसे ऐसे नहीं होता पुराने टाइम में, जैसे राजस्थान के लोग किसी विशेष चीज़ के लिए फ़ेमस थे, हुँ, हरियाणा साइड के लोग किसी विशेष चीज़ के लिए फ़ेमस थे, हुँ, एरिया वाइज़ अलग-अलग। वैसे ही जो ईस्ट साइड के लोग थे ना, हुँ। वो तांत्रिक कामों में ज़्यादा फ़ेमस थे। तो उस वजह से वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा पनप गई और कुछ एक मंदिर है ईस्ट साइड में, वो विशेष इन्हीं चीज़ों के लिए ही है। हिंदू धर्म के कुछ लोग दूसरे धर्मों के गुरुओं से या तांत्रिक विद्या कुछ कराते हैं या उपाय कराते हैं, वो काम करती है, वो कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हमारा जो धर्म जो है, जी। जो धर्म की डेफ़िनेशन जो बताता है, हुँ, वो सिर्फ़ एक ही है, सनातन धर्म, हुँ, और उसी के अंदर ही बना हुआ है सब कुछ। हुँ, सारा सिस्टम जो सृष्टि का है, वो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो, सनातन धर्म के अंदर दूसरी जो कम्युनिटी बनी हुई है या दूसरे कोई भी संप्रदाय बने हुए हैं, हुँ, उनके जो उपाय हैं, वो सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। हुँ, जहाँ तक कोशिश हो, किसी दूसरे धर्म से रिलेटेड कोई भी धर्मगुरु है या जो भी है, जो तांत्रिक क्रिया करता हो या फिर कोई अपने हिसाब से, जो अपने धर्म के हिसाब से कोई भी कर्म करता हो, वो सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, हिंदू हैं, उनको नहीं करवानी चाहिए वो चीज़ें। अच्छा। उनका जो एक तो जो प्रभाव होता है, वो लंबे टाइम तक नहीं रहता हुँ, और दूसरा, वो जब प्रभाव खत्म होता है, तो वो चीज़ें और बढ़ जाती है, वो समस्याएँ। जी। ज़्यादा बढ़ जाती है।
और हिंदू धर्म के अंदर जो सात्विक जो पूजा पाठ होती है उसका रिजल्ट बहुत स्लो आता है, बट आता है लाइफ लॉन्ग, 100% आता है और लाइफ लॉन्ग रहता है वो चीजें। तो जहां तक कोशिश हो, अपना जो धर्म के अनुसार जो बताई हुई चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना ज्यादा बेटर रहेगी। कुछ चीजें मैंने सुनी है कि कुछ लोग पूजा पाठ से या तंत्र विद्या से किसी के ऊपर जिन छोड़ दिया या किसी के ऊपर कुछ कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी, ऐसा कुछ होता है हमारी ज्योतिष विद्या में? देखिए, ज्योतिष विद्या में नहीं आता, ये सिस्टम तंत्र विद्या में आता है। जी। हमारा जो संसार है, हमारी जो प्रकृति है, इसके अंदर जो हम देख रहे हैं वो सब चीजें विद्यमान है, और जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जिनका हमने खाली नाम सुन रखा है, जी। वो चीजें भी इस सृष्टि के अंदर है। क्योंकि दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग किसी चीज की उत्पत्ति पहले होती है और नाम उसका बाद में पड़ता है। जी। ठीक है। जी। तो अगर आप प्रेत का नाम सुन रखा है आपने, तो प्रेत होता है। और कोई और भी किसी का भी भूत, जो भी नाम आपने सुन रखा है वो सब होता है। वो होती है एक 5 तत्व मिलके बनी हुई एक एनर्जी होती है। ठीक है। वो डिपेंड करती है कि ये एनर्जी अच्छी है या बुरी एनर्जी है, वो डिपेंड करती है उसके कर्मों पे, कि उसका अंत कैसे हुआ है, उसने सुसाइड किया है या क्या किया है। अब अपना जो शरीर होता है वो होता है अपने माँ बाप के द्वारा बनाया हुआ, और जो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो पंच तत्व से बनी हुई, जो जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जी। वो आत्मा होती है भगवान की डाली हुई। उसकी आयु होती है अकॉर्डिंग टू नवग्रह 120 साल। थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है ना, उस टाइम किसी न किसी एक ग्रह की महादशा चलती होती है उस टाइम। तो जब हमारा जन्म होता है तो वो महादशा कितनी बीत चुकी थी उस टाइम। मान लो सूर्य की महादशा में हमारा जन्म हुआ है, सूर्य की महादशा होती है 6 साल की, और जिस टाइम हमारा जन्म हुआ था उस टाइम सूर्य की महादशा 4 साल बीत चुकी थी। तो मतलब अपने को क्या है, 2 साल सूर्य की महादशा भुगतनी है। उसके बाद में फिर आगे जो 8 ग्रह बच गए उनकी महादशा, उनको जोड़ोगे तो आप ये लगभग बनेंगे 116 साल। तो अपने अंदर जो भगवान ने आत्मा डाली है उसकी आयु है 116 साल, और हमारे माँ बाप ने जो शरीर बनाया है उसकी आयु हम निर्धारित करेंगे कि उसको कितने साल जिंदा रखना है, कर्म के आधार पे। अगर हमने नशा शुरू कर दिया, गलत कार्य करना शुरू कर दिया, व्यभिचार शुरू कर दिया, तो हम उसकी उम्र घटा रहे हैं। अगर हम इसी शरीर को किसी की भलाई के लिए अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन करेंगे तो ये शरीर बहुत लंबे तक जा सकता है। जितना अपनी जो आत्मा की जो आयु है वहां तक ये शरीर को लेके जा सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल 105 साल, 110 साल, 115 साल के बुजुर्ग एक्सपायर होते हैं। जी। जी। तो उस टाइम क्या होता है कि अगर मान लो किसी बच्चे ने 20 साल की आयु में सुसाइड कर लिया और वो परेशान था, गलत काम करता था, उसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा, और मान लो उसकी जो जीव की आत्मा थी उसकी आयु 110 साल की थी, तो 20 साल तो भुगत लिए उस आत्मा ने यहाँ पे, तो वो शरीर से निकल गई। अब वो जाएगी कहाँ पे? वो 90 साल तक इसी पृथ्वी पर भटकती रहेगी। अच्छा। ठीक है। अब वो अगर परेशान होके सुसाइड करके मरी है तो वो एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में यहाँ पे रहेगी, वो किसी को भी परेशान कर सकती है। जिसका भी चंद्रमा राहु डाउन हुआ उसको वो लपेटे में ले सकती है। तो उसका एक है ना, अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक प्रावधान है कि उस आत्मा को हम, उसका जो बचे हुए जो साल हैं उनका बंधन जो है वो मुक्त करके उसको सीधा मतलब भगवान विष्णु के चरणों में भेज सकते हैं नया जन्म लेने के लिए। तो उसके लिए एक नारायण बलि पूजा करने का एक विधान है। अच्छा। तो वो करवानी पड़ती है। आपका क्वेश्चन था कि ये चीजें कहाँ तक सही हैं। हाँ। तो ये चीजें 101% सही है। ये चीजें इफेक्टिव होती है। जैसे वश में करना, जिन को भेजना, जी, आत्मा, प्रेत आत्मा को भेजना किसी के पीछे, निकालना, अंदर आना, आत्मा नेगेटिव एनर्जी के चपेट में आना,
और कभी कभार इन चीजों का इंट्यूशन भी होने लगता है अपने को कि यार मेरे पीछे कुछ है, मुझे आभास हो रहा है ऐसा। तो ये चीजें हकीकत है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि एक लड़के की 20 साल का लड़का है, उसने सुसाइड कर लिया, उसकी आत्मा पृथ्वी पे घूम रही है। तो वो आत्मा जो है किन लोगों के साथ में कनेक्ट जल्दी होगी? कुछ वो गलत ऐसा कोई काम कर रहे हैं तब कनेक्ट होगी, या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं तो कनेक्ट होगी? इसका क्या लॉजिक है कि उसके पीछे कनेक्ट करेगी ये? देखिए, इसका कोई विशेष लॉजिक तो है नहीं, हम्म। लेकिन उस लड़के का मतलब अपनी आयु के अंदर जितने साल वो जिया है, हम्म। उसके अंदर किसी के साथ अगर ज़्यादा लगाव रहा हो, हम्म। तो उसको वो चपेट में ले सकती है। तो वो उसके लिए नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? वो डिपेंड करता है कि उसके साथ लगाव कैसा था उसका। मतलब मान लो एक किसी के साथ दुश्मनी भी हो सकती है उसकी, हम्म। तो दुश्मनी से भी तो लगाव ही होता है ना, वो एक प्रकार हम्म। से दुश्मनी वाला लगाव है, तो दुश्मनी के रूप में परेशान करेगी। अच्छा। और कुछ से वो चीज़ें हैं ना डिपेंड करती है अपनी कुंडली के जो चंद्रमा और राहु जो ग्रह होते हैं ना, जी जी जी। वो किस पोजीशन में है। हम्म। कुछ एक लोग होते हैं, आपने सुना होगा, आधी-आधी रात को मतलब मिठाई खा करके या कुछ खा करके बाहर चले जाते हैं, हम्म। कुछ नहीं होता उनको। अच्छा। और कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ खाए पिए बहुत सावधानी के हम्म। तौर पे भी बाहर जाते हैं, लेकिन उनको कभी-कभार इन चीज़ों से सामना करना पड़ जाता है। तो वो डिपेंड करता है चंद्रमा और जो राहु होता है ना, उसकी मजबूती पे डिपेंड करता है कि किस बंदे से कनेक्ट होगी ये। ऐसा कुछ भी लॉजिक है कि कहीं पर कोई बाहर ओपन में कोई टॉयलेट कर रहा है, वहां पे कभी किसी की कोई कब्र रही हो, उसने वहां टॉयलेट कर दिया, तो वो उसके ऊपर ऐसी नेगेटिव एनर्जी लग जाती है, ऐसा वो तो नॉर्मल बेसिक सा रूल है ना, अगर आपके घर पे कोई आपको परेशान करेगा, कीचड़ फेंकेगा, हम्म। तो आप भी तो उसको मतलब उसके ऊपर कार्रवाई करोगे ना। जी, सेम वही लॉजिक है, जहाँ पे ये आत्मा रह रही हो, हम्म। वहाँ पे हमने अगर कुछ गलत किया है, जी। ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे यूरिन पास करें तो ही वो अपने को परेशान करेगी। कुछ और अगर अपन वहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं बस, जी। मेन बात यही है हम्म। कि अगर हम उसको परेशान करेंगे, तो ये चीज़ें अपने को भी परेशान करेगी। तो इसके लिए कोई उपाय है? अगर किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी लग चुकी है और उसे परेशान कर रही है, तो उससे बचने के लिए कुछ है? देखिए, उस चीज़ से बचने के लिए सबसे मजबूत और सॉलिड उपाय होता है कि एक हर परिवार की कुलदेवी होती है। हम्म। बस कुलदेवी को कभी नहीं नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। कुलदेवी की और जो पितर अगर हैं उनके, हम्म। तो उनकी पूजा आप रेगुलर करते रहो, उनको हम्म। मजबूत रखो। हम्म। आपके ऊपर इन चीज़ों का साया कभी नहीं आएगा। वो उससे बाकी रक्षा करेंगी। हाँ, जितना हो सके साल में 1 या 2 बार घर में जो हम्म। नॉर्मली नवग्रह शांति का जो हवन होता है, जी। वो करवाते रहें, कोई भी एनर्जी नहीं आएगी घर में। शास्त्री जी, आजकल कुछ ज्योतिष लोगों को बहुत डरा देते हैं। जैसे कोई किसी के पास उपाय पूछने जाता है या कुंडली दिखाने जाता है, तो उनको इतना ज्यादा डरा दिया जाता है, उनको इतनी चीजें बता दी जाती हैं कि उनको लगता है कि अब ये नहीं करा तो चीजें खराब हो जाएंगी। फिर वो 1 महीने में कुछ, फिर 3 महीने में कुछ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहो? देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये सिस्टम ब्राह्मणों के द्वारा या फिर जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं या वास्तुशास्त्री हैं, हम्म। उनके द्वारा मेन जो काम है ना, इसको डर का बिज़नेस बना रखा है। हम्म। एक्चुअल में हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं था, हम्म। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है जितना आजकल लोगों ने बना रखा है। कुछ तो करने वालों ने बना रखा है, कुछ करवाने वालों ने भी बनवा रखा है। आजकल लोगों को दिखावा ज़्यादा चाहिए, जी। ठीक है? मतलब पूजा करवाई है तो पड़ोस में लगना चाहिए भी इनके घर में पूजा हुई है। हम्म। ऐसा ज़्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके, दिखावा करके, हम्म। मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ और वो सब उनको पसंद है। हम्म। एक्चुअल में ये ऐसा सिस्टम अपने शास्त्रों में है ही नहीं, कहीं बताया हुआ ही नहीं है। हम्म। और जो वैदिक मंत्र होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट के साथ कभी भी आप नहीं बजा सकते, हम्म। पाप लगता है, अपने शास्त्रों में ये बताया हुआ है। अच्छा। हाँ, कुछ भी हो, चाहे वैदिक मंत्र जो होते हैं, हम्म। वो इंस्ट्रूमेंट के साथ आप नहीं बजा सकते, क्योंकि उनके उच्चारण करने का एक तरीका होता है, जी। एक अलग सीक्वेंस होती है उनके उच्चारण करने, और उसी सीक्वेंस से आप उनको उच्चारण करोगे, तभी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, एक जी। ऑरा क्रिएट होगी। जी। अगर आप इंस्ट्रूमेंट के साथ में उनको बोल रहे हो हम्म। और जो उनको बोलने का जो लहजा है, हम्म। वो नहीं ले रहे हो आप, तो कोई काम की बात नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, लेकिन डरने वाला सिस्टम नहीं है ये।
अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है किसी चीज से रिलेटेड, जी। तो उस ग्रह से रिलेटेड आप नॉर्मल उपाय कर लीजिए या पूजा करवा लीजिए घर में, आपका काम बन जाएगा। लेकिन वो काम आपका जब बनेगा जब आप पॉजिटिव सोच रखोगे उस चीज के बारे में। अगर आप पूजा करवा लिए आप और आपके मन में यही चल रहा है कि पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं होगा, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, पता नहीं राम जी ये करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं भोलेनाथ साथ देंगे ना देंगे, तो 100% आपका काम नहीं होगा, वो पूजा व्यर्थ है। अगर आपने पॉजिटिव माइंड के साथ पूजा करवाई है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वो आपको 100% रिजल्ट देगी। और इतने डरने वाला सिस्टम भी नहीं है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, सिंपल सा है सारा मेथड। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने मतलब इस चीज को बढ़ाने के लिए कॉम्प्लिकेट कर रखा है। अगर हमारे दर्शक या कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे या आपसे कुछ जानना चाहे, पूछना चाहे, तो कैसे कांटेक्ट करा जा सकता है आपसे? कांटेक्ट करने के लिए जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जी। और दूसरा कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि किसी की कोई भी समस्या है, वो कमेंट में अपनी समस्या लिखे और हमारे शास्त्री जी ज़रूर उसकी कमेंट के बारे में ज़रूर उपाय बताएँगे। बट उसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। कमेंट लिखने से पहले सब्सक्राइब करें।